हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। और दोस्तों, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, करीब 1-1.5 महीने की तैयारी मैंने की थी। दोस्तों, ये मेरा रिजल्ट है जो आप देख सकते हैं। जो पेपर 1 था उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स आए हैं। पेपर 1 में मेरे 150 में से 117 मार्क्स आए हैं और जो पेपर 2 है उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स आए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है जिससे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम भी कह देते हैं। और उत्तर प्रदेश में एक आयोग है UPSSC जो कि PET के नाम से गवर्नमेंट एग्ज़ाम करवाता है और ये डिपार्टमेंट भी सरकारी है, गवर्नमेंट है, तो ये एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के CDP के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 1 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें CDP के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, ये पेपर नंबर 12 है। इससे पहले 11 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं जिन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को एकदम डिटेल में डिस्कस किया गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से CDP में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। और दोस्तों, हम रोज़ सुबह 10 बजे अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो आप एकदम ठीक 10 बजे के टाइम पर सुबह हमारे चैनल पर वीडियो ज़रूर देखें। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 117 मार्क्स आए हैं, उन सारी चीज़ों की तैयारी मैं आपको एकदम डिटेल में करवाऊँगा। अगर आप भी उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप भी आसानी से 120 से ज़्यादा नंबर पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में ले करके आ सकते हैं। और दोस्तों, जो 30 दिन की तैयारी में ही अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, तो आप 30 दिन की तैयारी में ही 120 से ज़्यादा नंबर ले करके आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को नीचे ये सब्सक्राइब का बटन है, जब आप इस पर दबाएंगे तो ऐसे बेल बन करके आएगी। जब आप इस बेल पर दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियोस को देख करके चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस रेस्पॉन्स शीट से लिए गए हैं। सभी क्वेश्चंस 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं। इसलिए आपको बिना किसी चिंता के अपनी तैयारी करनी है। आपको परेशान नहीं होना है कि कहीं आपका आंसर गलत तो नहीं हो जाएगा या फिर एग्ज़ाम में आपके मार्क्स तो नहीं कटे जाएंगे। एक भी मार्क्स आपका एग्ज़ाम में कटेगा नहीं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो एकदम 100% सही आंसर हैं, करेक्ट आंसर्स हैं। दोस्तों, देखिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 2 तरीके होते हैं कि जो 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो इन 4 ऑप्शंस में से या तो 3 जो ऑप्शन होंगे वो गलत होंगे और 1 सही होगा। तो जो ऑप्शन डिफरेंट होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे कि 3 ऑप्शन गलत हैं लेकिन 1 सही है तो वो सही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए 3 ऑप्शन सही हैं और 1 गलत है तो वो गलत वाला ही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम क्वेश्चंस के आंसर पता लगाते हैं। और दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है केवल उसे पढ़ लिया और वीडियो में आगे बढ़ गए। ऐसा आपको नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको सारे ही ऑप्शंस भी पढ़ने हैं, क्योंकि दोस्तों, जो CDP एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी ही अच्छा स्कोर आप CDP में कर पाएंगे। और आपकी अंडरस्टैंडिंग तभी अच्छी होगी जब आप सभी ऑप्शंस को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। जब आप सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के वाक्य आंसर हो सकते हैं और किस तरह के वाक्य आंसर नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है।
तो दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगोस्की, इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है कि जब बच्चा अपने आप से बात करे, जब बच्चा अपने आप से संवाद करे, तो इसको हम निजी संवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? निजी संवाद कहते हैं। दोस्तों कहीं कहीं निजी संवाद की जगह पर निजी वाक या फिर व्यक्तिगत वाक या फिर व्यक्तिगत संवाद भी लिखा हुआ आ जाता है। तो इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ है, इसलिए यही शब्द हमारे आंसर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। पाड़, पाड़ का मतलब होता है सहायता प्रदान करना। जब भी शिक्षक के द्वारा या फिर बच्चे से समझदार किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बच्चे की सहायता की जाती है तो उसको हम पाड़ प्रदान करना कहते हैं। लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में बोला है कि जो भी व्यक्ति बच्चे की मदद करता है, मतलब जो बच्चे की मदद की जाती है किसी अन्य व्यक्ति या शिक्षक के द्वारा, उसे हम पाड़ प्रदान करना कहते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाड़ प्रदान करने का क्या तरीका होता है। तो बच्चे को जो पाड़ प्रदान करने का तरीका होता है वह इशारों और संकेतों के द्वारा बच्चे को पाड़ प्रदान की जाती है, सहायता प्रदान की जाती है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए बच्चा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और बच्चे को कठिनाई हो रही है, तो ये नहीं कि हम बच्चे को डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि हमें हल्की फुल्की उसकी मदद करनी है, इशारों और संकेतों के जरिए उसको पाड़ प्रदान करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। तो यह बुद्धि के अंतरावैयक्तिक बुद्धि को दर्शाती है। दोस्तों कभी कभी अंतरावैयक्तिक की जगह पर अंतर्वैयक्तिक लिखा हुआ आ जाता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जब भी कोई एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे की या दूसरे व्यक्ति की नीयत या इच्छाओं या फिर मनोदशाओं को समझ जाता है या समझने की योग्यता रखता है, तो पहले वाले बच्चे की जो बुद्धि होती है वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए दूसरा ऑप्शन दे रखा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो जब भी कोई बालक अपने स्वयं के बारे में सोचता है, स्वयं के बारे में चिंतन करता है, कल्पना करता है, सोच विचार करता है, तो उसको हम अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। अब आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे, तो देखिए अंतः का मतलब हो गया अंतः, अपने अंदर, अंतः अंदरूनी। तो जब भी बच्चा अपने स्वयं के बारे में सोच विचार करे तो वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उदाहरण होता है। और जब भी बच्चा किसी दूसरे के बारे में समझने की योग्यता रखता हो तो उसे हम अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। देखो इसको याद रखने का एक और तरीका है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को। अंतर का मतलब हो गया डिफरेंस करना, अंतर करना। तो अंतर करने के लिए हमें कम से कम 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है? 2 चीज़ों की। तो देखिए इसमें 2 बच्चों के बारे में क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बच्चे में दूसरे की यानी कि दूसरे बच्चे की, तो 2 बच्चे हो गए, तो 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों में हम क्या कर सकते हैं? अंतर। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये केवल याद रखने का तरीका है, ये कोई नियम नहीं है, बल्कि इस तरह से आप बस जो आंसर्स हैं उन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? देखिए इसमें बोला गया है कि आप हमारी जो मातृभाषा होती है उसमें पढ़ाई करना, शिक्षा प्राप्त करना और तकनीकी क्षेत्र में उन्नति करने में ये चीज़ हमें रोकती है, यानी कि बाधा उत्पन्न करती है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर हम अपनी मातृभाषा में कोई चीज़ सीखते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो यह उन्नति करने में हमारी बाधा नहीं बनती है। ऑप्शन नंबर 2, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही बोला गया है कि जब बच्चा अनेकों भाषाएं जानता है, एक से अधिक भाषाएं जानता है, तो इससे बच्चे को लाभ मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3, द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है? देखिए द्विभाषी उपागम मतलब कि अगर बच्चा 2 भाषाएं जानता है या फिर 2 भाषाओं में बच्चे को चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो क्या इससे बच्चे में उलझन पैदा होती है? बिल्कुल भी उलझन पैदा नहीं होती है। और सीखने में बाधा डालता है, तो यह सीखने में बाधा भी नहीं डालता है। तीसरा वाला वाक्य गलत बोला गया है, गलत है तीसरा वाला वाक्य। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि विद्यालय के द्वारा बच्चे को अंग्रेजी भाषा में ही सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है।
क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी विद्यालय के द्वारा बच्चे को केवल अंग्रेजी में या केवल हिंदी में ऐसे ज्ञान नहीं देना चाहिए। बच्चा जिस भाषा को समझने में सूटेबल है, जिस भाषा को बच्चा अच्छे से समझ पाता है, जो उसने अपने परिवार के साथ रह कर के सीखी है, अपनी मातृभाषा जो सीखी है, उसी में हमें बच्चे को सिखाना चाहिए। तो देखिए, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, सही है। यानी कि 3 ऑप्शन एक जैसे हैं और दूसरा ऑप्शन डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, वही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ आती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? तो उसकी इस सोच के पीछे का तर्क है केंद्रीयता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 केंद्रीयता इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए दोस्तों, जब भी किसी वस्तु की मात्रा बराबर हो लेकिन उसका आकार बदल दिया जाए, या फिर उसको जिस बर्तन में रखा जाता है उसका आकार बदल दिया जाए, तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर केंद्रीयता ही होता है। इस क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि जो मिट्टी का एक गोला है, यानी कि हमारे पास मिट्टी का एक गोला है, ठीक है, तो और उस गोले को दबा करके, यानी कि उस गोले के आकार को बदल करके एक सांप का आकार दे दिया जाता है। जो मिट्टी की मात्रा है वो तो समान रहती है, बस उसका आकार बदल जाता है। तो जब पदार्थ की मात्रा या वस्तु की मात्रा समान हो लेकिन उसका आकार बदल जाए तो इसको हम केंद्रीयता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है। इंग्लिश में इसलिए दिया हुआ है कि जब हमारा CBT एग्ज़ाम होता है, CTET का, जब हम कंप्यूटर पे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आता है। जैसे कि हिंदी में कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है और अगर हम उसको हिंदी में हमारे समझ में नहीं आ रहा है और अगर हम उसको इंग्लिश में करके पढ़ना चाहते हैं तो हम उसको इंग्लिश में करके पढ़ सकते हैं और अपना आंसर लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमने उस क्वेश्चन को इंग्लिश में ही छोड़ दिया तो हमारी जो रेस्पॉन्स शीट है वो भी इंग्लिश में ही आती है। जो रेस्पॉन्स शीट में वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा वह इंग्लिश में ही लिखा हुआ आएगा। और अगर हम ऐसा करें कि इंग्लिश में हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि ये ऑप्शन सही है, फिर वापस से अगर हम उसको हिंदी में करके ऑप्शन पर टिक लगा दें तो फिर वह क्वेश्चन हमारा हिंदी में ही रह जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। ए चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफ़िकल्टी इन राइटिंग। एक बच्चा है जिसे लिखने में नियमित तौर पर कठिनाई होती है। सी ऑल्सो एक्सपीरियंसेस ए चैलेंज इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेसिंग ऑफ वर्ड्स। और वह जो बच्ची है, शी लिखा हुआ है तो वह एक लड़की है, तो वह जो बालिका है वह क्या करती है, अक्षरों को लिखने में और लिखते समय शब्दों में स्पेस देने में, जगह छोड़ने में भी उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दीज करेक्टरिस्टिक्स हिंट्स टुवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी। तो वो पूछ रहा है कि ये जो कठिनाई है इसको क्या कहते हैं। तो देखिए, पहली लाइन देख लीजिए, केवल पहली लाइन हमारे काम की है। ए चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफ़िकल्टी इन राइटिंग। बच्चे को लिखने में परेशानी होती है। तो जब लिखने से संबंधित जो कठिनाई होती है उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 डिसलेक्सिया। तो जब बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, रीडिंग करने में कठिनाई होती है, तो उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 डिसकैलकुलिया। तो देखिए, कैलकुलिया क्या लिखा हुआ है यहाँ? कैलकुलिया का मतलब हो गया कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन हम किस में करते हैं? गणित में। तो डिसकैलकुलिया गणित में होने वाली कठिनाई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसे हम शॉर्ट में ADHD भी बोल देते हैं और हिंदी में हम इसको बोलते हैं अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। तो जिस बालक में ये विकार होता है वह बालक अधिक समय तक चीज़ों को याद नहीं रख पाता है और अधिक समय तक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित भी नहीं कर पाता है, एक ही जगह पर बैठ नहीं पाता है, फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। यानी कि मान लीजिए विद्यार्थी सफल हो गया और वह सफल होने का कारण आंतरिक मानता है, तो वह बच्चा अपने आप में गर्व की भावना महसूस करेगा, है ना। बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित है, बच्चे को खुशी होगी कि हाँ, मैंने अपनी मेहनत से, अपने दम पर, अपनी
इच्छा से इस कार्य को किया है, मैंने पूरी मेहनत से इसमें अपनी पूरी मेहनत की और उससे सफलता पाई है, तो इस तरह से बच्चे में गर्व की भावना उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, यानी कि समावेशी शिक्षा का क्या मतलब होता है। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, गलत है। ठीक है, इसमें एक नेगेटिव वर्ड दे रखा है केवल, इसलिए ये पूरा वाक्य ही गलत हो जाता है। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ानी चाहिए, अंग्रेजी, हिंदी सारी भाषाएं पढ़ानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो EWS आरक्षण है वो बच्चों को हर उस जगह पर उपलब्ध कराना चाहिए जहाँ पर वो उनके लिए लागू होता है, जहाँ पर वे उसके लिए योग्य होते हैं। तो इसमें भी लिखा हुआ है केवल, तो नेगेटिव वर्ड है, तो ये पूरा वाक्य भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही ऑप्शन है, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि हमें बच्चों की योग्यता पर ध्यान नहीं देना है कि ये बच्चा कम योग्य है, ये बच्चा ज़्यादा योग्य है, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हमें सभी बच्चों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवानी है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में बोला गया दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। देखिए सिर्फ का मतलब हो गया केवल, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ही भी नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये पूरा वाक्य हमारा गलत होगा। दिव्यांग छात्रों को हमें सिर्फ विशेष विद्यालयों में नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें नियमित विद्यालयों में ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन उनके लिए हमें कुछ विशेष प्रावधान करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हों तो हमें बहुविधियों का उपयोग करना चाहिए। क्यों? यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं तो इससे अधिगम प्रभावशाली होता है। ऑप्शन नंबर 2, यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अध्यापक को अपना समय बचाना नहीं है, बल्कि अध्यापक को बालकों को चीज़ें अच्छे से सिखानी है, चाहे भले ही ज़्यादा समय लग जाए। ऑप्शन नंबर 3, यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। जो बहु उपागम है, यानी कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, वे बच्चों को शिक्षा से वर्जित नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर 4, यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। आज्ञापरायणता का मतलब होता है बच्चों को एक तरह से आज्ञा का पालन नहीं करना है, कि शिक्षक ने बोल दिया था कि बच्चों ये करो तो वही करने लग गए, है ना, ऐसा हमें नहीं करना है। और शिक्षक को भी बच्चे को अपने हिसाब से नहीं चलाना है, बल्कि हमें बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को सिखाने पर जोर देना है, समानता बनाए रखनी है, कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए, यानी कि किस चीज़ पर हमें सबसे अधिक जोर देना चाहिए। विषय वस्तु को रटना, क्या हमें विषय वस्तु को रटने पर जोर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये वाक्य गलत है। हमें विषय वस्तु को बच्चों को समझाने पर, समझने पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, तो ये वाक्य भी गलत है। क्यों गलत है? इसमें दे रखा है उद्दीपन और अनुक्रिया। उद्दीपन और अनुक्रिया नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये पूरा वाक्य गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। हमें वातावरण के साथ, परिवेश के साथ सहभाग करना है, ठीक है, और उसी के द्वारा कौशलों को प्राप्त करना है और ज्ञान का अर्जन भी करना है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4, दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, यानी कि दूसरों को हमें फॉलो करना है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों? निष्क्रिय नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये पूरा वाक्य गलत हो जाता है। हमें दूसरों का निष्क्रिय अनुसरण नहीं करना है, निष्क्रिय अनुकरण नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहा है ना, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो हमें भी उसी के रास्ते पर चलना है? बिल्कुल नहीं। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है, बिल्कुल गलत है। इसमें केवल नेगेटिव वर्ड दे रखा है, इसलिए पूरा वाक्य गलत हो जाता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती, तो ये वाक्य भी गलत है। जो बच्चों की सोच है वह सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चों का जो विकास होता है वह सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है। ऑप्शन नंबर 4, बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, तो ये वाक्य भी गलत है। जो बचपन को हमें कितनी अवस्थाओं में बांटना है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है बाल विकास के विषय में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? यानी कि बच्चे की जो समस्या समाधान करने की क्षमताएं हैं, हम उन्हें किस प्रकार बेहतर कर सकते हैं? निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, क्या हमें रटने की पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहिए? गलत है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, इस ऑप्शन को अभी छोड़ देते हैं, बाकी ऑप्शन देखते हैं। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये भी गलत है। समस्याओं का हल करने के लिए हमें अटल तरीके नहीं अपनाने हैं। जो अटल शब्द होता है वह नेगेटिव होता है, इसलिए ये वाक्य भी गलत हो जाता है। अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, तो ये वाक्य भी गलत है। हमें विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा हमें देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, तो पहला वाक्य बिल्कुल सही है। हमें बच्चे को पढ़ाने के लिए विभिन्न तरीके, अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए। कारण आर, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। शिक्षक अगर बालक को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें अपने पढ़ाने की विधि को बालक की ज़रूरत के अनुसार, बालक की आवश्यकता के अनुसार बनाना चाहिए। तो ए और आर दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों ही सही हैं। आर सही व्याख्या करता है, ए की ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता के संदर्भ में। गलत। चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथा में होता है, ये भी गलत है। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। क्रमबद्धता का अर्थ होता है कि क्रम देना, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस तरह से, या भार हो गया, इस तरह से क्रम से चीज़ों को लगाना। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थान की मानचित्रण करने की क्षमता, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो कैसा होगा? गलत होगा। तो हमें गलत कथन का चयन करना है, पता लगाना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है, तो ये वाक्य बिल्कुल ही सही है। बच्चों में और बड़ों में भ्रांतियों का होना स्वाभाविक है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियाँ सदैव निराधार नहीं होती हैं, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं, तो दूसरा वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। बच्चों के अंदर जो भ्रांतियाँ होती हैं वो निराधार नहीं होती हैं, बल्कि वह आसपास की चीज़ों को समझने में, दुनिया को समझने में बालक की मदद करती हैं। ऑप्शन नंबर 3, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए हतोत्साहित करना एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए पूरा वाक्य क्या होगा? गलत हो जाएगा। हमें बच्चों की जो संकल्पनाएं हैं और भ्रांतियाँ हैं उन्हें बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि हमें उनको प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन नंबर 4, एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा सही वाक्य है।
ठीक है। बच्चों की जो संकल्पनाएं और भ्रांतियाँ होती हैं वह महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वह बच्चे के लिए और शिक्षक के लिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग होती हैं। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत है, यानी कि सबसे अलग है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो बच्चे के पढ़ने को आसान बनाता है। सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर पुरस्कृत करती है। तो देखिए वो फ्लैश कार्ड का प्रयोग करती है, तो फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है ये बात तो सही है, लेकिन वह टॉफ़ी दे करके पुरस्कृत करती है ये बात गलत है, इसलिए ये पूरा ही वाक्य गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है, सही बात है, कोई गलत नहीं है इसमें। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। वो किसी चीज़ का अर्थ समझने के लिए संदर्भ से जुड़े हुए संकेतों का इस्तेमाल करती है, जो कि बिल्कुल सही वाक्य है। ऑप्शन नंबर 4, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं, मतलब कि स्पेलिंग को लिखने में गलत कर देते हैं, तो ये वाला वाक्य चौथा वाला गलत है। अगर शिक्षक के द्वारा बच्चे से किसी भी चीज़ को 4 बार लिखने के लिए बोला जा रहा है, 5 बार लिखने के लिए बोला जा रहा है, या 10 बार लिखने के लिए बोला जा रहा है, या बार लिखने के लिए बोला जा रहा है, या फिर गलती ठीक ना हो जाए तब तक लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो ये सारी बातें गलत होती हैं। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब का बटन बना हुआ होगा, जब आप इस पर दबाएंगे तो ऐसे बेल बन करके आएगी, और जब आप इस बेल को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबाकर रखना है। दोस्तों बिना सब्सक्राइब किए आपको नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, तो ये वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें मानकीकृत नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए, तो ये वाक्य भी गलत है। क्यों गलत है? देखिए, योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। योगात्मक आकलन एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाक्य भी गलत हो गया। ठीक है। एक रूप शिक्षा के इस्तेमाल करना, तो हमें एक रूप शिक्षा का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बच्चे अलग अलग प्रकार से सीखते हैं, इसलिए हमें उनको सिखाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करना है। ठीक है। रटना आधारित अधिगम को निर्धारित करना, तो रटना नेगेटिव वर्ड है, तो इस तरह से भी ये दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, तो ये वाक्य बिल्कुल ही सही है। हमें बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग करना चाहिए। ये जो शब्द लिखा हुआ रहता है ना विविध एक पॉजिटिव वर्ड है, अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? सही हो गया। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनः स्मरण पर बल देना, तो पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना नेगेटिव वर्ड है, पुनः स्मरण पर बल देना नेगेटिव वर्ड, इसलिए ये पूरा वाक्य भी गलत हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए, तो पहला ऑप्शन है मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, इस बात पर ध्यान देना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, इस ऑप्शन को भी छोड़ देते हैं। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा, तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी, तो ये गलत है। हमें वो बच्चे को उच्चतम अंक लाने के लिए नहीं पढ़ाना है, बल्कि हमें चीज़ों को बच्चे को सिखाने के लिए पढ़ाना है। तो देखिए ऑप्शन हमारा वो सही आंसर होगा जिसमें पहला और तीसरा ऑप्शन हो। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में पहला नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो दूसरा जो चौथा ऑप्शन है,
ये चौथे वाले ऑप्शन में पहला भी दे रखा है और तीसरा भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर चौथा वाला तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसमें उच्चतम अंक पाने की बात बोली गई है। तो चौथा वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो दूसरा वाला जो वाक्य है वो भी हमारा सही है। ठीक है। कौन सा तरीका अध्यापक को स्वयं शिक्षा शास्त्र चिंतन मत करे? तो तीसरा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा होना चाहिए। तो देखिए पहला और दूसरा इसमें केवल तो ये भी नहीं होगा, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा हो। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वो होगा पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन चाहे कुछ भी दे रखे हैं, इनको आपको इग्नोर करना है। अगर आपको इन्हीं ऑप्शन में से टिक लगाना है तो फिर हम चौथे ऑप्शन को टिक लगाएंगे, लेकिन चौथा ऑप्शन भी सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? तो अपसारी चिंतन सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण होता है। दोस्तों ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा कि सृजनात्मकता से संबंधित होता है अपसारी चिंतन। ठीक है। सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन नेगेटिव वर्ड होता है, सोच में केंद्रीकरण नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो कि अधिगम को सार्थक बनाने में सुविधा प्रदान करेगा? रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना। तो रट्टा मारना एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये पूरा वाक्य क्या हो जाता है? गलत। हमें रट्टा मारने को प्रोत्साहित नहीं करना है। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, यानी कि हमें ऐसे अधिगम को बढ़ावा देना है जिसका कोई संदर्भ ही ना हो, तो ये वाक्य भी गलत है। ठीक है। संदर्भ रहित नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि जो कोई चीज़ का कोई संदर्भ ही नहीं होगा, कोई अर्थ ही नहीं होगा, तो उसको पढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं है, उसको आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों? कि एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करना, यानी कि किसी एक समस्या को हल करने के लिए विविध तरीके पर विचार करना, अलग अलग तरीके अपनाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक द्वारा श्याम पट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। तो नकल करना एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। शिक्षक ने अगर मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पर आंसर लिख दिए और बच्चे ने उस आंसर को अपनी कॉपी में लिख लिया, बस हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। बच्चे को केवल आंसरों को नकल नहीं करना है, बल्कि चीज़ों को समझना भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? परिपक्वता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 परिपक्वता। इसे भी दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। ठीक है। अधिगम, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। समाजीकरण, समाज में रह करके जो चीज़ें सीखते हैं, समाजीकरण कहलाता है। अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब है अगर हम किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं तो वह अनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं आपको इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूँ। डैश व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्स दैट टैंजिबल इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स मोटिवेट स्टूडेंट फॉर लर्निंग। इसमें बोला गया है कि कौन सा ऐसा अधिगम का तरीका है, यानी कि अधिगम का कौन सा तरीका यह वर्णन करता है कि बच्चे को पुरस्कार देना बच्चे के सीखने में मदद करता है। यानी कि अगर हम बच्चे को पुरस्कार देते हैं तो इससे बच्चे को अभिप्रेरणा मिलती है सीखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, बच्चे को पुरस्कार देना, इनाम देना, ये तो गलत बात होती है, लेकिन एक सिद्धांत है जो कि इसको सही मानता है। एक सिद्धांत है जो कि पुरस्कार देना, इनाम देने को सही मानता है। वो कौन सा सिद्धांत है? वो है व्यवहारात्मक सिद्धांत। और व्यवहारात्मक सिद्धांत को हम इंग्लिश में बिहेवियरियल सिद्धांत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिहेवियरियल मतलब व्यवहारात्मक सिद्धांत हमारा सही आंसर होगा। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है ह्यूमनिस्टिक।
तो ह्यूमनिस्टिक का अर्थ होता है मानवतावादी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों को जो सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील दिया जाता है, जो दोपहर का खाना दिया जाता है, वो किससे संबंधित होता है, तो वह ह्यूमनिस्टिक से संबंधित होता है, मानवतावादी सिद्धांत से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। क्यों? क्योंकि देखिए तुलना करना एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये पूरा वाक्य ही गलत हो जाता है। हमें छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना नहीं करनी है, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी अपनी अलग अलग क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर 2, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। तो ये बात भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वर्गीकरण करना एक नेगेटिव वर्ड है। हमें छात्रों को वर्गीकरण नहीं करना है, उनको बांटना नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। बच्चों को, छात्रों की समझ को हमें आंकना है और पाठ्यक्रम जो चीज़ हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उन्हें हमें बच्चे के अनुसार बदलना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। तो ये वाक्य भी बिल्कुल गलत है। हमें बच्चों को होशियार और कमज़ोर, सफल, विफल, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, इन सारी चीज़ों में बांटना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंस कोलवर के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है। ठीक है, यानी कि वो बोला कि 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है, तो वो होता है दंड और आज्ञा पालन का सिद्धांत। ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 7-8 वर्षीय बच्चों में निर्णय लेने का आधार क्या होता है, तो दंड और आज्ञा पालन से बचने के लिए बालक निर्णय लेते हैं 7-8 वर्ष की आयु में। बाकी के ऑप्शन देख लीजिए, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना। तो इसका मतलब होता है कि बच्चे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे सामाजिक अनुबंध का खंडन हो। ठीक है, बच्चे ऐसे कार्य करते हैं जिससे सामाजिक अनुबंध बने रहें। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ऐसे नैतिक सिद्धांत या ऐसे कार्य जो हर जगह समान रूप से लागू होते हों, वे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत कहलाते हैं। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, तो ऐसे कानून, ऐसे नियम जो कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं, वे इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। इसका अर्थ है कि प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषता होती है। सहयोगितापूर्ण अधिगम, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बच्चों को एक दूसरे का सहयोग करके चीज़ों को सीखना चाहिए। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, योग्यता आधारित स्थायी अलगाव। तो अलगाव का मतलब है बच्चों को बिखराव करना, अलगाव पैदा करना। ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाक्य भी गलत हो गया। ठीक है, योग्यता आधारित यानी योग्यता के आधार पर बच्चों को बांटना गलत बात है। ऑप्शन नंबर 3, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना। तो क्या हमें बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए? नहीं। दंड का प्रयोग करना चाहिए? नहीं। तो ये पूरा वाक्य गलत हो गया, तीसरा वाला। ऑप्शन नंबर 4, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना। तो ये भी गलत है। अगर CDP में क्वेश्चन ऑप्शन दिया जा रहा है कि ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, तो यह ऑप्शन क्या है? गलत वाक्य कहलाएगा। तो दूसरा, तीसरा और चौथा गलत वाक्य है, पहला वाक्य सही है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है। देखिए दोस्तों, प्राथमिक कारक कौन कौन से होते हैं समाजीकरण के, ये मैं आपको बता देता हूँ। परिवार और पास पड़ोस, ये दोनों ही समाजीकरण के प्राथमिक कारक होते हैं। इनके अलावा मीडिया, विद्यालय, धर्म, धार्मिक संस्थाएं, ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सभी समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि परिवार और पास पड़ोस समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और इनके अलावा जितने भी होते हैं वो सभी द्वितीय कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग्स थ्रू। जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वह ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ बनाते हैं। किसके द्वारा? एक्टिव एक्सप्लोरेशन, सक्रिय
खोज के द्वारा, तो पहला ऑप्शन सही है। एक्टिव का मतलब सक्रिय, एक्सप्लोरेशन का मतलब खोजकर्ता, तो सक्रिय खोजकर्ता होते हैं बालक और खोज के जरिए ही वह ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। प्ले, खेलों के द्वारा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, एक्टिव ऑन मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना और धातुओं से संबंधित प्रयोग करना, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स, अपने साथियों के साथ और अपने से बड़ों के साथ बातचीत करना, तो ये वाला भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी में ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है, मतलब कि लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो यह सामाजिक संरचना पर आधारित है। लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक संरचना पर आधारित होता है। तो देखिए, व्यवहारवाद एक नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। किसी भी ऑप्शन में अगर व्यवहारवाद आ जाए तो वह नेगेटिव वर्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मनोविश्लेषण, तो दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम है सिगमंड फ्राइड, उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल ही सही है कि इंसान का जो विकास होता है वह अलग अलग प्रकार से होता है। बालक का विकास अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रकार से होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। जो विकास की दिशा होती है वह अधोगामी और शीर्षगामी होती है। अधोगामी को हम समीप दूराभिमुख या ऊर्ध्वगामी भी कह देते हैं, ठीक है, या फिर समीप दूराभिमुखी भी कह देते हैं। अधोगामी का अर्थ होता है जब बच्चे का विकास उसके शरीर के केंद्र से होकर बाहर की ओर चलता है, तो इसको हम अधोगामी कहते हैं। यानी कि पहले बच्चे का धड़ कार्य करना शुरू करता है, फिर उसके हाथ पैर कार्य करते हैं, तो इसी को हम अधोगामी सिद्धांत कहते हैं। शीर्षगामी में क्या होता है, शीर्षगामी में बालक का विकास सिर से पैरों की तरफ चलता है। शीर्षगामी में बालक का विकास सिर से पैरों की तरफ चलता है, तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा ऑप्शन, विकास एक दिशाई होता है, गलत है। विकास बहुदिशात्मक होता है। विकास एक आयामी होता है, गलत है। विकास बहुआयामी होता है। विकास एक असतत प्रक्रिया है, तो ये भी गलत है। विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। विकास निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति खंडीकरण कहलाती है। खंडीकरण का मतलब होता है दोस्तों, जब किसी भी चीज़ को हम कई टुकड़ों में बांट दें तो उसको हम खंडीकरण कहते हैं। खंड का मतलब होता है चीज़ को खंड खंड कर देना, उसको टुकड़ों में बांट देना। तो अध्यापिका ने यहाँ क्या किया, अध्यापिका चाहती थी कि बच्चे एक मोबाइल नंबर को याद करें, तो अगर बच्चे 10 अंकों को एक बार याद करते तो उन्हें कठिनाई होती, इसलिए शिक्षिका ने क्या किया, उन 10 अंकों को 3 से 4 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, बांट दिया। तो जब बांट दिया यानी कि टुकड़े कर दिए, तो इसी टुकड़े करना मतलब खंड करना, तो इसी को हम खंडीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेंडर भूमिकाएं डैश हैं, तो जेंडर भूमिकाएं अधिग्रहित व्यवहार कहलाती हैं। जेंडर भूमिकाएं क्या कहलाती हैं, अधिग्रहित व्यवहार कहलाती हैं। जो जेंडर भूमिकाएं वह सामाजिक संरचना होती है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेंडर भूमिकाएं कैसी होती हैं, तो जेंडर भूमिकाएं सामाजिक संरचना होती है। जो जेंडर है वह सामाजिक संरचना होती है। और इस ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दिए गए इनके हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अधिग्रहित व्यवहार। जेंडर भूमिकाएं अधिग्रहित व्यवहार होती हैं, यानी कि ऐसा व्यवहार जिन्हें हम ग्रहण कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों हम 30 क्वेश्चंस एकदम डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इस बटन को दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप इस बटन को दबाएंगे तो ऐसे बेल बन करके आएगी, और जब ये बेल पर आप दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है।
दोस्तों चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको नहीं जाना है। हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में।